चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और मौसम कुमारी दांत दिखा रही है, तो दांत नहीं दिखाना है। आज जो है आपके अध्याय जो फर्स्ट है जीवों में जनन, लगभग उसका 100 वस्तुनिष्ठ कराया जाएगा। लगभग 100 वस्तुनिष्ठ, जिसमें पूछे गए प्रश्न होंगे, क्वेश्चन बैंक के प्रश्न होंगे। आपके अध्याय के बीच में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वे सारे प्रश्न जो है आज इस वीडियो में कराए जाएंगे। चलिए, पहला दिया गया है कि जीवन अवधि क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीवन अवधि क्या है, तो याद रखिएगा किसी जीव के जन्म से लेकर मरण तक के काल को क्या कहा जाता है? जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। पूछा जाएगा कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या है, तो आपको बताना है कि जीव के जन्म लेने से लेकर मरने तक के बीच का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तितली की आयु, तो याद रखिएगा तितली की आयु 1 से 2 सप्ताह। कितना? 1 से 2 सप्ताह। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य मगरमच्छ की आयु, तो याद रखिएगा 60 वर्ष। आयु वाला जो कॉलम बताया गया था वो क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है वहां से आने की क्या है? संभावना है। लगभग वहां से जो एक प्रश्न आ ही जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पौधा, अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पौधा, तो याद रखिएगा सिकोया का वृक्ष। पूछा जाएगा इसका जीवन काल, तो याद रखिएगा 3000 से 4000 वर्ष। कितना? 3000 से 4000 वर्ष। सिकोया का जो वृक्ष है वो लगभग 3000 से 4000 वर्ष तक क्या होता है? जीवित रहता है। आज जितने भी वस्तुनिष्ठ कराए जाएंगे तो उसमें क्या होगा? सारा वस्तुनिष्ठ सुनाया जाएगा, कुछ वस्तुनिष्ठ जो है वो लिखा जाएगा, और सारे वस्तुनिष्ठ का पीडीएफ जो है वो पोस्ट के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को अगर लिखना होगा तो वहां से क्या करते हैं? डाउनलोड कर या वहां से निकाल कर आप लोग लिख सकते हैं। आगे दिया गया कि पृथ्वी पर जीवों के कितने स्पीशीज हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर जो है जीवों के जाति कितने हैं, तो याद रखिएगा 1.8 मिलियन। कितने? 1.8 मिलियन जीवों के जाति जो है वो कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी पर निवास करते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस टाइप का प्रश्न आता है कि इनमें से कौन अगुणित है? इनमें से कौन अगुणित है? अगुणित को कहा जाता क्या? हेप्लॉइड। याद रखिएगा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अगुणित है, तो अगुणित क्या क्या होता है? यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा चुका है, पूछा हुआ प्रश्न है। अगुणित या हेप्लॉइड एक ही होता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या आता है? युग्मक, अंडाणु, शुक्राणु, परागकण। बस आपको इसमें क्या करना है? इतना याद रखना। क्या याद रखना है? इतना। ऑप्शन कुछ भी होगा तो इसी 4 में होगा। क्या होगा? ऑप्शन अगर कुछ भी दिया जाएगा तो इसी 4 में से ही दिया जाएगा। ये चारों क्या है? हेप्लॉइड है। क्या है? हेप्लॉइड है या अगुणित है। क्या है? अगुणित। आपसे पूछा जाएगा कि अगुणित को किससे सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा एन से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? एन से अगुणित को सूचित किया जाता है। अगुणित कौन कौन होते हैं? तो युग्मक के अंतर्गत आ जाते हैं अंडाणु और शुक्राणु, और क्या आते हैं? परागकण। पूछा जाएगा अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अंडाणु का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है। किसमें होता है? अंडाशय में। आपसे पूछा जाएगा कि अंडाणु का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कहाँ? अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में। कहाँ? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। आगे दिया गया है कि त्रिगुणित होते हैं। त्रिगुणित, इसको ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। याद रखिएगा त्रिगुणित को क्या कहा जाता है? ट्रिप्लॉइड कहा जाता है।
और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो बस एक जो है भ्रूण कोश आता है। क्या आता है? भ्रूण कोश जो है वो किसमें आता है? त्रिगुणित में आता है। किसमें आता है? त्रिगुणित में आता है। आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूण कोश का क्या कार्य है। आपसे अगर पूछा जाए कि भ्रूण कोश का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा भ्रूण को पोषण देना। क्या करना? भ्रूण को पोषण देना। क्या कार्य है इसका? भ्रूण को पोषण देना। आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। याद रखिएगा भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूणोद्भव या भ्रूण का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा जाइगोट से होता है। किसी बच्चा का अगर कोई समस्या होगा, आप क्या कीजिएगा, पूछिएगा, हम बताएंगे जरूर। बोलना है क्या दिक्कत है, कहाँ जो दिक्कत होगा हम बताएंगे। देखा जाएगा फिर से आपसे अगर पूछा जाएगा त्रिगुणित, या पूछा जाएगा इनमें से कौन त्रियान है, तो याद रखिएगा क्या? भ्रूणपोष। क्या? भ्रूणपोष याद रखना है आपको। आपसे अगर पूछा जाएगा कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा भ्रूणों को पोषण देना। क्या करना? भ्रूणों को पोषण देना। आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूणों के निर्माण को क्या कहते हैं। भ्रूणों के निर्माण को क्या कहते हैं, तो भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि वो जो भ्रूण है उसका निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा जाइगोट से। किससे? जाइगोट से। पूछा जाएगा जाइगोट क्या है, तो याद रखिएगा डिप्लॉइड या द्विगुणित, इसे सूचित किया जाता है 2n से। किससे किया जाता है? 2n से। कोशिश किया जाएगा कि आपके अध्याय में जितना भी वस्तुनिष्ठ है अधिक से अधिक निकाल कर दे दिया जाए, ताकि आपके एग्जाम में एक भी वस्तुनिष्ठ जो है वो छूटे ना। तो यहाँ से सिर्फ एक जो है ये त्रिगुणित से इतना जो प्रश्न है वो बनता है। अगर पूछा जाएगा जाइगोट का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा नर मादा युग्मक मिलने से। नर प्लस मादा युग्मक से। किससे? नर तथा मादा युग्मक से। युग्मक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसी युग्मक को कहते हैं क्या? गैमिट्स। क्या कहते हैं? गैमिट्स। आपसे ये पूछा जाएगा कि झिलमिल करता है। अच्छा कोई गैमिट्स क्या है, याद रखिएगा गैमिट्स जो है अगुणित है। क्या है? अगुणित है। आपसे पूछा जाएगा गैमिट्स क्या है, तो याद रखिएगा क्या है? गैमिट्स अगुणित है। चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू है, देखते हैं क्या पागल होता है, पूछिए ना। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? याद रखिएगा अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को कहा जाता है क्लोन या एक पुंजक। क्या कहा जाता है? क्लोन या एक पुंजक। आपसे पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन जो है सारणिक दृष्टिकोण से माता पिता के समान होते हैं या क्रियात्मक दृष्टिकोण से माता पिता के समान होते हैं, तो याद रखिएगा एक पुंजक या क्लोन। सारणिक या क्रियात्मक या आनुवंशिक दृष्टिकोण से एक पुंजक या क्लोन क्या होते हैं? माता पिता के समान होते हैं। क्या होते हैं? माता पिता के समान होते हैं। जी आगे दिया गया है कि अमीबा, अमीबा कैसा जीव है? अमीबा कैसा जीव है, तो याद रखना है
एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है। एक कोशिकीय प्राणी समपोषी। आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा में जनन की कौन सी विधि होती है? अमीबा में जनन की कौन सी विधि होती है? तो याद रखिएगा विखंडन। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा में कौन सा जनन होता है तो याद रखिएगा विखंडन। क्या? विखंडन। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा विखंडन होता है, चलिए कुछ महाराज कर रहे थे कि हमको सब आता है। मोहित कुमार बताइएगा कि अमीबा में कौन सा विखंडन होता है? जी गूगल महाराज को खोजिएगा। चलिए याद रखिएगा द्विआधारी या बाइनरी विखंडन। याद रखना क्या? द्विआधारी या बाइनरी विखंडन। पैरामीशियम। आपसे पूछा जाएगा कि पैरामीशियम में जनन की कौन सी विधि होती है तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन में कौन सी विधि तो याद रखिएगा इसमें भी विखंडन ही होता है। क्या होता है? विखंडन। आपसे पूछा जाएगा कि विखंडन का उदाहरण है तो याद रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। अगर पूछा जाएगा कि अमीबा में कौन सा विखंडन होता है तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ विखंडन। क्या? पैरामीशियम में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा विखंडन होता है तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ विखंडन होता है। कौन सा होता है? अनुप्रस्थ विखंडन होता है। आगे दिया गया है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। जब भी आप घर में पढ़ते हैं ना तो क्या करना है? टाइम टेबल एक बना लेना। टाइम टेबल बनाकर 2 घंटा 4 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ना है। जब पढ़ने से मन उब जाए तो जो काम सबसे अच्छा लगे वही काम कीजिए। हाँ, किसी को गीत सुनना अच्छा लगता है तो गीत बजाइए भोजपुरी, रूम में बंद हो जाइए, आधा घंटा तक नाचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम टेबल क्या कीजिए? बना लीजिए। टाइम टेबल बनाकर 1 ही घंटा पढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना। जब 1 घंटा आप ईमानदारी से पढ़िएगा वही क्या करेगा? आपके रिजल्ट को आगे ले जाएगा। आपका जो लक्ष्य बना होगा आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आंतरिक निषेचन। याद रखिएगा आंतरिक निषेचन उसे कहा जाता है जो मादा के फैलोपियन नलिका के अंदर हो या मादा शरीर के अंदर हो, उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन। आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक निषेचन किसमें होता है? आंतरिक निषेचन जो है वो किसमें होता है? तो आसपास जितने भी बड़े जंतु दिख रहे हैं, क्या आसपास जो भी बड़े जंतु दिख रहे हैं, जैसे मनुष्य में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। गाय में आंतरिक निषेचन, भैंस में आंतरिक निषेचन, कुत्ता में आंतरिक निषेचन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन जो है वो किसमें होता है तो याद रखिएगा बाह्य निषेचन जितने भी जलीय प्राणी हैं, क्या जितने भी जलीय प्राणी हैं उसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। जैसे शैवाल, मगरमच्छ, मछली, सीप, ये सब क्या है? इसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन। मछली में दे दिया जाएगा कि बौनी मछली। कौन सी मछली? बौनी मछली। उसमें कौन सा निषेचन होता है तो याद रखिएगा बाह्य निषेचन होता है। पूछा जाएगा मगरमच्छ में कौन सा निषेचन होता है तो बाह्य निषेचन होता है। अगर पूछा जाएगा सीप में कौन सा निषेचन होता है तो बाह्य निषेचन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जलीय जीवों में कौन सा निषेचन होता है तो याद रखिएगा कि जलीय जीवों में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। कौन सा होता है? बाह्य निषेचन होता है। जो शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मतलब दोनों का युग्मक का त्याग बाहर ही होता है, वो स्वतः मादा के पास चला जाता है।
आपसे पूछा जाएगा कि मुकुलन, मुकुलन में या जो उभार आते हैं, मुकुलन में, सॉरी, आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट में जनन किसके सहायता से होता है? हाइड्रा, हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट में कौन सी जनन होती है? तो याद रखिएगा क्या? मुकुलन। क्या याद रखना है? मुकुलन। इसमें एक उभार आता है जिसे क्या कहा जाता है? मुकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुल कहा जाता है या बर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुल या बर्ड्स कहा जाता है। वही बर्ड्स क्या होते हैं? विखंडित होते हैं, टूटते हैं और उसी से एक नए संतान की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उसी से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। आपसे पूछा जाएगा कि राइजोपस, राइजोपस और म्यूकर में क्या बनते हैं? तो याद रखिएगा, कवक तंतु, अचल बीजाणु। क्या याद रखना है कि राइजोपस और म्यूकर में क्या बनते हैं? तो याद रखिएगा क्या चीज? कवक तंतु। क्या बनते हैं? कवक तंतु। आपसे अगर पूछा जाए कि स्पंज में क्या बनते हैं? जेम्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं? जेम्यूल। आपसे पूछा जाएगा कि स्पंज में क्या बनता है? तो याद रखिएगा जेम्यूल। और इसमें कौन सा निषेचन होता है? तो याद रखिएगा इसमें भी क्या होता है? मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन। आपसे पूछा जाएगा कि स्पंज में कौन सा मुकुलन होता है? तो याद रखिएगा आंतरिक मुकुलन। कौन सा? आंतरिक मुकुलन किसमें होता है? स्पंज में होता है। किसमें होता है? स्पंज में। स्पंज में कौन सा मुकुलन होता है? आंतरिक मुकुलन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अदरक, अदरक, बांस, हल्दी, इसके कायिक प्रवर्धी अंग कौन होते हैं? कायिक प्रवर्धी अंग के बारे में जब क्लास करवाया गया था तो बता दिया गया था कि इन सबों का कायिक प्रवर्धी अंग कौन कौन है। अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं किए होंगे तो अभी जो वस्तुनिष्ठ करवाया जाएगा उसमें सारा चीज जो है बताया जाएगा। अदरक, बांस, हल्दी में जो होते हैं प्रकंद होते हैं। क्या होते हैं? प्रकंद, या इसी को कहते हैं राइजोम। राइजोम। क्या कहते हैं? राइजोम। आपसे पूछा जाएगा कि अदरक, बांस, हल्दी में जो है कायिक प्रवर्धन किसके सहायता से होता है? तो याद रखिएगा प्रकंद या राइजोम के सहायता से। किसके सहायता से? प्रकंद या राइजोम के सहायता से। या आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि हल्दी का कायिक प्रवर्धी अंग है। क्या है? हल्दी का कायिक प्रवर्धी अंग है। तो याद रखिएगा प्रकंद या राइजोम। क्या होते हैं? प्रकंद या राइजोम इसके कायिक प्रवर्धी अंग होते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है? गब्बर होने वाला है क्या? चलिए आगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लीली, लीली और प्याज का कायिक प्रवर्धी अंग, तो याद रखिएगा बल्ब। क्या याद रखना है? बल्ब। बल्ब याद रखना। क्या याद रखना है? बल्ब। लीली और प्याज का कायिक प्रवर्धी अंग क्या है? तो याद रखना क्या? बल्ब है। क्या है? बल्ब। तो घर में जो जलाते हैं ना वही बल्ब, नहीं वो बल्ब नहीं है, याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि बल्ब में इनका क्या जमा रहता है? तो याद रखिएगा भोज्य पदार्थ। मतलब प्याज को जो चाहिए, लिली को जो भोज्य पदार्थ चाहिए वो कहाँ जमा करके रखते हैं? तो याद रखिएगा बल्ब में जमा करके रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बल्ब में जमा करके रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जलकुंभी का कायिक प्रवर्धी अंग क्या है? जलकुंभी का कायिक प्रवर्धी अंग क्या है? याद रखिएगा भूअस्तारिका। क्या? भूअस्तारिका। देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग घुमाया जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा जलकुंभी। क्या? बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या चीज? जलकुंभी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का महाविपत्ति किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जलकुंभी। क्या? जलकुंभी को बंगाल का क्या कहा जाता है? महा
विपत्ति या आतंक कहा जाता है। आपसे सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का आतंक जलकुंभी को क्यों कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो लोग क्या करते हैं, मछली का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, मछली का उत्पादन करते हैं। और मछली का उत्पादन कहाँ करेंगे, नदी पोखर तालाब में। कहाँ करेंगे, नदी पोखर तालाब में। तो ये जो जलकुंभी है उस तालाब में उग कर उस जल का जो है ऑक्सीजन को खींच लेता है। क्या करता है, उस जल का ऑक्सीजन को खींच लेता है। खींचने के बाद जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें जो भी जलीय जीव है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। जी जैसे पानी से ऑक्सीजन चल जाएगा जल से, तो पानी का क्या होगा, उसमें जो जलीय जीव है वो जिंदा थोड़ी रहेगा। पानी का क्या हुआ, पानी तो उसी तरह हरा हरा, हाँ हरा हरा नीला नीला फूल जिसमें उगता है ना, वही क्या है, जलकुंभी है। क्या है, जलकुंभी है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पौधा, यहाँ से और घुमाया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा पौधा जल में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो याद रखिएगा जलकुंभी। क्या, जलकुंभी। जलकुंभी क्या करता है, जल में उगकर ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। चलिए आगे दिया गया है, भूस्थारिका को कहा जाता है ऑफसेट। क्या कहा जाता है, ऑफसेट। अगर भूस्थारिका रहेगा फिर भी सही होगा, ऑफसेट रहेगा तो फिर भी सही होगा। आपसे पूछा जाएगा कि गन्ना का कायिक प्रवर्धी अंग, तो याद रखिएगा पर्व संधि। क्या, पर्व संधि। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो गन्ना है उसका जो है कायिक प्रवर्धी अंग क्या है, तो याद रखिएगा पर्व संधि। अगर वही पूछा जाएगा आलू का आंख कलिका, क्या, आंख कलिका। आलू का अगर कायिक प्रवर्धी अंग पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा क्या होता है, आंख कलिका। अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि किसमें तना जड़ से कायिक प्रवर्धी, तना या जड़ इसके कायिक प्रवर्धी अंग नहीं है, तो याद रखिएगा कलंचु वर्टिसिलेटा। क्या याद रखिएगा, कलंचु वर्टिसिलेटा। या पूछा जाएगा किसके पत्ती से अपस्थानिक कलिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है कि किसके पत्ती से अपस्थानिक कलिका निकलती है, तो याद रखिएगा पथल चट्टा। किससे, पथल चट्टा। उसी को कहा जाता है क्या, उसी का वैज्ञानिक नाम है कलंचु वर्टिसिलेटा। क्या याद है, कलंचु, सॉरी क्या वैज्ञानिक नाम है उसका, कलंचु वर्टिसिलेटा। आपसे पूछा जाएगा पथल चट्टा, इसे ग्रामीण भाषा में पथल चूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पथल चूर। इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या है, कलंचु वर्टिसिलेटा। इसी का नाम है क्या, ब्रायोफिलम भी। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके पत्ती से अपस्थानिक कलिका निकलते हैं, तो अगर कलंचु वर्टिसिलेटा दिया गया है वो भी सही होगा, पथल चट्टा दिया गया है वो भी सही हो गया, ब्रायोफिलम दिया गया है वो भी सही हो जाएगा, और पथल चूर दिया रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा जाइगोट या युग्मनज। क्या, जाइगोट या युग्मनज। एक क्वेश्चन जो है 100% यहां से आता है, पूछेगा क्या कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या तो याद रखिएगा 46। कितना, 46। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना, 46, अगर यही क्लियर करेगा कि नर में, तो याद रखिएगा 23, मादा में याद रखिएगा 23। यही आपसे पूछा जाए लिंग क्रोमोसोम, तो याद रखिएगा 2। कितना, 2। अगर आपसे पूछा जाए अलिंग क्रोमोसोम, तो याद रखिएगा 44। अगर जोड़ा पूछा जाए तो 22, जोड़ा पूछा जाए तो 1। क्या, जोड़ा पूछा जाए 1। पूछा जाएगा जाइगोट कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 23। कितना, 23। आपसे पूछा जाएगा जाइगोट क्या होते हैं, तो याद रखिएगा डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। जाइगोट को कैसे सूचित किया जाता है, 2n से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है,
2n से सूचित किया जाता है। पूछा जाएगा जाइगोट कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम की संख्या, तो याद रखना क्या? 46। कितना? 46। नर में क्रोमोसोम की संख्या 23, मादा में क्रोमोसोम की संख्या 23, दोनों मिल जाते हैं कितना? 46। कितना? 46। आपसे पूछा जाएगा लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितना? 2। जोड़ा पूछा जाएगा तो 1। पूछा जाएगा कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है, तो याद रखिएगा पिता के क्रोमोसोम से। किससे? पिता के क्रोमोसोम से। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे का लिंग जो निर्धारण होता है वो किसके क्रोमोसोम से होता है, तो याद रखना आपको क्या? पिता के क्रोमोसोम से। किससे? पिता के क्रोमोसोम से। अगर ये पूछा जाएगा कि मानव जिसमें क्या होता है, युग्मक अलग अलग रहता है, मानव या वैसे जीव जिसमें नर मादा अलग अलग होते हैं, उनमें जनन के लिए कौन सी विभाजन होती है, तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या? अर्धसूत्री विभाजन। आपसे पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आए कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिसमें दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं और साथ में आकर जुड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। पीछे बालक कोई समस्या? पूरा एकदम लगता है एसी तेसी चल रहा है, सोफा उफा लगा है, एकदम सोए हैं जी। चलिए, और लिंग क्रोमोसोम को याद रखिएगा कहा जाता है क्या? ऑटोसोम। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम की भी संख्या कितना? 44। याद रखिएगा ऑटोसोम की संख्या कितना? 44। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार फूल देते हैं, क्या कहते हैं? अपने जीवन काल में एक बार फूल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा जो अपने जीवन काल में क्या करते हैं? जीवन काल में एक बार फूल देते हैं या जिनमें एक बार पुष्पन की क्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? मोनोकॉर्पिक पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोकॉर्पिक पौधा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मोनोकॉर्पिक पौधा का उदाहरण है, तो याद रखिएगा अगेव और बांस। अगेव और बांस। याद रखना क्या कि किसमें जीवन काल में एक बार पौधा आता है, फूल आता है, तो याद रखिएगा अगेव और बांस में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगैव में कौन सी प्रजनन होती है, अगैव में कौन सी प्रजनन होती है, तो याद रखिएगा वर्धी प्रजनन होती है। कौन सी? वर्धी प्रजनन होती है जी। जी हाँ, एक बार देखो सूख जाएगा, छोड़ के देखिएगा ना, अगर दोबारा फूल हो गया तो इसका उदाहरण नहीं होगा। चेक करना है। ये क्या करता है, जैसे ही एक बार फूल होता है, होने के बाद ये क्या हो जाता है? मर जाता है। तो याद रखना है कि बांस और अगेव क्या है? इसके उदाहरण है मोनोकॉर्पिक। बांस के एक प्रजाति है जिसका नाम है क्या? नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी, या इसी को कहा जाता है क्या चीज? नीला कुरेंजी को ही क्या कहा जाता है? एस्ट्रोबिलेंथस। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। याद रखिएगा एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और ये क्या है? एक बांस का प्रजाति है। क्या है? बांस का प्रजाति है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें 12 वर्ष बाद एक बार क्या होती है? पुष्पन की क्रिया होती है, या जिसमें 12 वर्ष बाद क्या होते हैं? एक बार फूल खिलते हैं। तो याद रखिएगा नीला कुरेंजी कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद क्या होते हैं? इसमें फूल खिलते हैं। अगर नीला कुरेंजी दिया रहा तो फिर भी सही, और एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना दिया रहे तो फिर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये नीला कुरेंजी जो है किधर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहाँ? केरल, कर्नाटक,
तमिलनाडु के क्षेत्रों में क्या है, ये जो नीलाकुरंजी है वो पाया जाता है। और क्लास में बताया गया था कि 2006 में ये इतना फूल खिला था कि लग रहा था सड़कों पर क्या किया गया, फूलों का चादर बिछा दिया गया, पूरा सड़क क्या हो जाता था, नीला हो जाता था। क्या होता था, नीला हो गया था, हो जाता नहीं था, हो गया था। चलिए आगे दिया है कि आपसे पूछा जाएगा कि मध्य चक्र किसमें होते हैं। मध्य चक्र, ऋतु स्राव, यहां से भी ये भी पूछा हुआ प्रश्न है और यहां से 100% आता है। याद रखिएगा मध्य चक्र नन प्राइमेट और ये प्राइमेट में, इसमें प्राइमेट में। उदाहरण इसका याद रखना, क्या करना है, उदाहरण याद रखना है कि नन प्राइमेट वाले में कौन कौन आते हैं और प्राइमेट वाले में कौन कौन आते हैं। मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, इसमें गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब किसमें आते हैं, याद रखिएगा मध्य चक्र के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, मध्य चक्र। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य चक्र किन जंतुओं में होता है, तो नन प्राइमेट वाले में, नन प्राइमेट वाले में गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, गधा जो भी दिख रहा है ये क्या है, नन प्राइमेट है। और ऋतुस्राव किसमें होते हैं, तो प्राइमेट। बस याद रखना कि इन्हीं तीनों में क्या होते हैं, ऋतुस्राव होते हैं। याद रखना क्या चीज, मनुष्य, बंदर और गोरिल्ला। 100% यहाँ से पूछा गया ये क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाएगा। आप क्या कीजिएगा, जब क्वेश्चन बैंक पलटाइएगा, क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिलेगा ही जी। कोई समस्या, आगे दिया गया है कि आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन के कितने घटना होते हैं। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन के 3 घटना होते हैं। कितने, लैंगिक जनन के 3 घटना होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी लैंगिक जनन की घटनाएं हैं। तो याद रखिएगा निषेचन के पूर्व, क्या, निषेचन के पूर्व, निषेचन और निषेचन के पश्च की घटना। क्या याद रखना है, निषेचन के पूर्व, निषेचन और निषेचन के पश्च की घटना। आगे दिया गया है कि गैमिट्स बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब नर के अंदर नर का गैमिट्स और मादा के अंदर मादा का गैमिट्स बनता है, गैमिट्स बनने या युग्मक बनने, युग्मक बनने की क्रिया। आपसे पूछा जाए कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस। क्या, गेमेटोजेनेसिस। आपसे पूछा जाएगा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो है ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही और हो सकता है तो सब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा। क्या करेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि गेमेटोजेनेसिस क्या है। तो आपको लिखना है कि जब नर के वृषण में नर युग्मक का निर्माण और नर मादा के अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, गेमेटोजेनेसिस। नर युग्मक के रूप में बनता है शुक्राणु और मादा युग्मक के रूप में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। तो इतना आप लिखिएगा, क्या 2 नंबर मिल जाएगा। तो याद रखना है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। आगे दिया गया है कि फ्यूकस में जो नर युग्मक होते हैं, फ्यूकस में नर युग्मक जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्यूकस के नर युग्मक को कहा जाता है पुमनु, पुमनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुमनु। और यही पूछा जाएगा कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा अंड कहते हैं, एग कहते हैं। क्या कहते हैं, एग। पिछले क्लास में बताया गया है कि फ्यूकस में जो है नर युग्मक होता है उसे क्या कहते हैं, पुमनु कहते हैं और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंड या एग कहते हैं। अगर यही आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में जो है नर युग्मक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, तो उसमें भी क्या कहते हैं, अंड ही कहते हैं, लेकिन वो होता है ओवम होता है। क्या होता है, ओवम होता है। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ये पूरा रामगढ़ का वासी इतना शांत क्यों है। हाँ, गब्बर में देखिए क्या 16 है ना, गब्बर ने 16 है ना,
कितने आदमी थे? सरदार 2। और तुम? चल आगे। मतलब जीवन में पढ़ाई लिखाई छोड़कारो कुछ है मनोरंजन का साधन वो है लूडो कि रस्सी उछले वाला लड़का लोग है ना। तो पते नहीं है तोरा जीवन में तनी मनी मूवियों देखना चाहिए। अभी बताए ना कि जे चीज से सुकून मिले पढ़ाई के बाद वो चीज कर लेना है, लेकिन ईमानदारी से फिर क्या करना, पढ़ना भी है। कभी भी टेंशन लेकर मतलब ये नहीं मतलब रिजल्ट कैसा होगा ये चीज सोच कर क्या करना है, नहीं पढ़ना है। अगर वो करते हैं कि कैसा होगा कैसे करेंगे तो धीरे 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 शारीरिक स्थिति क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। शारीरिक भी खराब होगा और मानसिक भी खराब होगा। क्या होगा, शारीरिक भी खराब हो जाएगा और मानसिक भी खराब हो जाएगा और होने वाला कुछ नया रिजल्ट जो है वो धरा रह जाएगा। इसलिए डिप्रेस्ड नहीं होना। क्या करना है, मन से 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा पढ़ना, उसके बाद एंजॉय करना। फिर लेकिन जब पढ़ने बैठना है तो क्या करना, अच्छे ढंग से पढ़ना। 2 घंटा होने वाला नहीं है, कम से कम 7 से 8 घंटा। और सबका अपना अपना कैपेसिटी, कोई 10 घंटा भी पढ़ लेगा, कोई 12 घंटा भी पढ़ लेगा। अब किसी को 2 घंटा में लगेगा कि बस अब हो गया। तो जो जैसा करेगा उसका रिजल्ट भी क्या होगा, वैसा ही आएगा। तो कम से कम कितना घंटा पढ़ना, 8 घंटा। हाँ 5 विषय है ना, 5 विषय का अगर 1 घंटा भी पढ़े तो कितना, 5 घंटा। तो कम से कम क्या करना, 8 घंटा। 8 घंटा क्यों, जो कमजोर विषय है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो लगता है कि अच्छा है उसको भी पढ़ना है, नहीं कि उसको क्या कर देना, छोड़ देना। आगे पूछा जाएगा उभय लिंगाश्रयी होते हैं। उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी या द्विलिंगी, एक लिंगी। एक लिंगी का उदाहरण याद रखिएगा, सुखा पहलवान। एक लिंगी का उदाहरण क्या रखना है कि आसपास जो भी दिखते हैं जिसमें नर मादा क्या है, अलग अलग हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक लिंगी कहलाएंगे। अगर आपसे द्विलिंगी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जो केचुआ, फीताकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब क्या है, याद रखिएगा द्विलिंगी के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, द्विलिंगी के उदाहरण। या आपसे पूछा जाएगा उभय लिंगाश्रयी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो केचुआ, फीताकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब क्या है, द्विलिंगी के उदाहरण। आगे आपसे अगर पूछा जाएगा कि पपीता क्या है, याद रखिएगा ये क्या है, एक लिंगी है। क्या है, एक लिंगी। आपसे पूछा जाएगा भांग क्या है, तो याद रखिएगा भांग भी क्या है, एक लिंगी है। आपसे पूछा जाएगा खजूर क्या है, तो याद रखिएगा खजूर भी क्या है, एक लिंगी है। तो ये पपीता वाला जो क्वेश्चन है वो क्या किया गया है, पूछा हुआ है पपीता, भांग और क्या याद रखना है, खजूर। पपीता, भांग और खजूर याद रखना है, ये क्या है, एक लिंगी है। क्या है, एक लिंगी है। द्विलिंगी में गुड़हल भी आता है। क्या आता है, गुड़हल भी आता है। एक लिंगी में सहतूत भी आता है। क्या आता है, सहतूत। तो एक लिंगी वाले जो भी हैं और द्विलिंगी वाले जो भी हैं उसे क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। चलिए, फूल के नर भाग और फूल के मादा भाग। मादा भाग, अगर आपसे पूछा जाएगा कि परागकण, परागकण फूल का कौन से भाग में पाया जाता है, तो याद रखिएगा नर भाग में। परागकोश ये किसमें पाया जाता है, तो नर भाग में। पूछा जाएगा वर्तिका किसमें, वर्तिकाग्र और अंडाशय। याद रखिएगा ये तीनों जो है कहाँ पाया जाता है, फूल के मादा भाग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फूल के मादा भाग में क्या पाया जाता है, वर्तिका पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है और अंडाशय पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा फूल के नर भाग कौन कौन हुए,
तो परागकण और परागकोश, यही जो है ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा और याद रखना है, इसी से क्या होगा प्रश्न आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फूल का मुख्य भाग कितने, तो याद रखिएगा कितने, 4। कितने, 4। कौन कौन, उमंग, जयांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि फूल का मुख्य भाग कितने होते हैं, तो याद रखना है 4। कितने, 4। उमंग, जयांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि फूल का रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज। फूल के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। फूल के बाहरी जो हरे भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बाह्य दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य दलपुंज। फूल के नर भाग को क्या कहते हैं, उमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उमंग। और फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग। इसी में पाया जाता क्या, पुंकेसर, और इसमें क्या रहता है, स्त्रीकेसर। अगले लेसन में क्या करेंगे, इसके बारे में अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। आगे दिया गया है कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक बराबर क्या, निषेचन। क्या, निषेचन। निषेचन को ही कहा जाता है क्या, युग्मक संलयन। याद रखिएगा निषेचन को ही क्या कहा जाता है, युग्मक संलयन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि जब नर का युग्मक और मादा का युग्मक क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन। या इसी को कहते हैं क्या, युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। नर का युग्मक क्या, शुक्राणु, मादा का युग्मक क्या, अंडाणु। याद रखना है यही दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, उसी को कहा जाता है क्या, युग्मक जनन या निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बिना निषेचन जब संतान की उत्पत्ति होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती। बिना निषेचन संतान की उत्पत्ति को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बिना निषेचन संतान की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। क्या, पार्थेनोजेनेसिस। आपसे पूछा जाएगा कि पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। याद रखिएगा बायो है और इसमें क्या हिंदी नाम जो लिखा कब मिलेगा। आपको क्या करना, जब प्रश्न बनाना है, जब वस्तुनिष्ठ को बनाना है, तो एक बार हिंदी वाले को पढ़ना है और हिंदी में समझना है तो क्या करना है, एक बार इंग्लिश वाले को जाकर पढ़ लेना है। तब जो है आप क्या करेंगे, पूरा जो प्रश्न है वो बना पाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसा जो वर्ड है जो जिसका हिंदी आप नहीं जानते हैं, क्या करते हैं, जिसका हिंदी आप नहीं जानते हैं और इंग्लिश में क्या किया जाता है, आपको बता दिया जाता है, लेकिन वो क्या है, वहाँ हिंदी लिख कर देता। तो क्या करना है, प्रश्न जब बनाना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों को क्या करना है, देखना है। आपसे पूछा जाएगा कि बिना निषेचन संतान की उत्पत्ति किसमें होती है, तो याद रखिएगा रोटी, हर्ष, मधुमक्खी, टर्की, टर्की पक्षी है, छिपकली। याद रखना है छिपकली जो है उसमें क्या होता है, बिना निषेचन या अनिषेक जनन होता है। क्या होता है, अनिषेक जनन। टर्की क्या है, पक्षी। याद रखिएगा कुछ पक्षी दिया रहेगा तो पक्षी का नाम क्या हो गया, टर्की। रोटी, पर्स, मधुमक्खी और छिपकली जो क्या होता है, छिपकली लड़कियों का बहुत प्यारा होता है। नाम लेने के बाद ही डर लग जाता है। हाँ, तो याद रखिएगा इनमें क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस।
आगे दिया गया है कि एक सीप जो है, सीप ऋतु काल में, अपने ऋतु काल में कितने अंडे देते हैं? याद रखिएगा 100 मिलियन। कितने? 100 मिलियन अंडे को देते हैं। सीप एक क्या है? जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव है, जिसमें कौन सा निषेचन होता है? तो याद रखिएगा बाह्य निषेचन। अभी बताया गया है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो जितने भी जलीय जीव हैं उसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। और सीप जो है क्या करता है? अपने एक ऋतु काल में, मतलब जब वो अंडे को दे सकता है, तब कितना अंडा देता है? 100 मिलियन अंडा देता है। आपसे पूछा जाएगा कि फल का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। क्या याद रखना है कि फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से। याद रखना है किससे? अंडाशय से होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बीज का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा बीजांड या अपरा से। किससे? बीजांड या अपरा से। याद रखना क्या कि बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड या अपरा से होता है। और फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फल और बीज को सुरक्षा कौन देता है? ये जो दोनों है, इसको सुरक्षा कौन देता है? तो याद रखिएगा फल भित्ति। क्या? फल भित्ति। फल भित्ति जो है बीज और फल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे अगर आपसे पूछा जाए कि अगुणित जो जनक होते हैं, अगुणित जनक, उसमें युग्मक विभाजन किसके द्वारा होता है? अगुणित जनक में युग्मक विभाजन। चलिए समझते हैं अगुणित जनक क्या है। अगुणित जनक कहा जाता है जिसमें क्या होते हैं? युग्मक अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? युग्मक अलग अलग होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जिसमें युग्मक अलग अलग होते हैं उसमें कौन सी विभाजन होती है? तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन। अगर यही पूछा जाएगा कि द्विगुणित जनक में युग्मक की कौन सी विभाजन होती है? तो याद रखिएगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री। समसूत्री को कहा जाता है मियोसिस। क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? मीटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीटोसिस। आपसे पूछा जाएगा अर्धसूत्री को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मीटोसिस। और समसूत्री को क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियोसिस। देख सोफा उफा लगा दे ए महाराज, पूरा एकदम बिहारी वाला लक्षण है। सोफा उफा लगा कर आ जाएंगे, एकदम पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? गमछा उमछा दे मोहित कुमार। चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगुणित कौन कौन होते हैं, तो याद रखिएगा शैवाल के पादप काय अगुणित। यहां से भी प्रश्न आता है, याद रखिएगा शैवाल के पादप काय क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। और आपसे पूछा जाएगा और क्या क्या अगुणित होता है? तो अगुणित में अभी बताया गया क्या चीज? युग्मक हो गया, शुक्राणु हो गया, अंडाणु हो गया, परागकण हो गया। ये सब क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। इतना ऑब्जेक्टिव तोड़कर निकाला गया है कि बिहार बोर्ड भी क्या करेगा? खोज कर कहीं कहीं से भी देगा आपके किताब से। तो याद रखिए एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। द्विगुणित अगर पूछा जाएगा टेरिडो फाइटा, अनावृत, बीजी, आवृत, बीजी। याद रखिएगा ये सब क्या है? द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित मतलब क्या? डिप्लॉइड है। ये क्या है? डिप्लॉइड। आपसे पूछा जाएगा द्विगुणित होते हैं, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये सब क्या है? इनके पादप काय द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित। तो यहाँ से पूछेगा कैसे प्रश्न? पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइटा के पादप काय क्या होते हैं? तो याद रखिएगा द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित या डिप्लॉइड होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि युग्मनज कैसा होता है? तो याद रखिएगा युग्मनज भी क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। जब मानव शरीर में नर का युग्मक
और मादा में मादा युग्मक बन जाता है तो वो ट्रांसफर होता है, जिसको कहा जाता है क्या? युग्मक स्थानांतरण। क्या कहा जाता है? युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब क्या होता है, नर के वृषण में शुक्राणु का निर्माण और मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो जाता है, तो नर का जो है वो शुक्राणु एक जनन ग्रंथि या हम कह सकते हैं जनन अंग के सहायता से उस शुक्राणु को कहां पहुंचाता है? मादा अंडाशय तक पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? मादा अंडाशय तक पहुंचाता है, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक स्थानांतरण, या इसी को कहते हैं गैमिट ट्रांसफर। क्या कहते हैं? गैमिट ट्रांसफर कहते हैं। अगर यही पूछा जाएगा कि शैवाल ब्रायोफाइटा का युग्मक स्थानांतरण शैवाल और ब्रायोफाइटा का युग्मक स्थानांतरण जो है वो किसके सहायता से होता है? तो याद रखिएगा इसके लिए चाहिए क्या? जल माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? जल माध्यम से शैवाल और ब्रायोफाइटा के युग्मक क्या होते हैं? स्थानांतरण होते हैं। क्या होते हैं? जल माध्यम से शैवाल और ब्रायोफाइटा के युग्मक का स्थानांतरण होता है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि यही आवृत्त बीजी और अनावृत बीजी में युग्मक का जो ट्रांसफर होता है, युग्मक स्थानांतरण होता है, किसके सहायता से होता है? तो याद रखिएगा जल, वायु, कीट, पक्षी इत्यादि के सहायता से। इन्हीं के सहायता से क्या होता है? आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधे में युग्मक का स्थानांतरण होता है। महाराज 5 मिनट और इंतजार कर लीजिए। ठीक, आगे दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है, पूछा जाएगा कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा परागकोश में। किसमें? परागकोश में। आपसे पूछा जाएगा कि परागकण क्या है, तो याद रखिएगा अगुणित है। क्या है? अगुणित है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्व परागन किस पौधे में होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि स्व परागन किस पौधे में होते हैं और पर परागन किस पौधे में होते हैं। तो याद रखिएगा स्व परागन जो होगा वो द्विलिंगी पौधा में होगा। किसमें होगा? द्विलिंगी में। और पर परागन किसमें होगा? एक लिंगी पौधा में। किसमें होगा? एक लिंगी पौधा में। तो याद रखना है स्व परागन किसमें होता है, तो द्विलिंगी पौधा में होता है, क्योंकि उसमें में नर और मादा दोनों रहते हैं, अलग अलग की आवश्यकता नहीं होती है। और पर परागन में नर का जो है परागकण वो मादा के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक क्या करते हैं? जाते हैं। अगर पूछा जाए कि इन विट्रो किसे कहते हैं, इन विट्रो और इन विवो किसे कहते हैं, पूछा जाएगा कि इन विट्रो और इन विवो किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि इन विट्रो जो है बाह्य निषेचन और इन विवो जो है आंतरिक निषेचन। क्या याद रखना है कि इन विट्रो जो है वो बाह्य निषेचन वाले में होता है। बाह्य निषेचन पूछा जाएगा किसमें, तो जलीय जीव जितने हैं उसमें, जैसे शैवाल हो गया और मछली हो गया, सिप हो गया, जेली फिश हो गया, ये सब जो है इसमें क्या होता है? याद रखिएगा इन विट्रो होता है। क्या होता है? इन विट्रो मतलब बाह्य निषेचन होता है। और आसपास जो बड़े जंतु दिख रहे हैं इसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन या इन विवो होता है। क्या होता है? इन विवो होता है। यही आपसे पूछा जाए, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, लगभग 100 के करीब ही हैं। परेशान नहीं होना। विद्यार्थी जीवन में अगर कोई बच्चा कष्ट को झेल लेता है तो याद रखिए आगे का जीवन क्या होगा? पूरा एकदम मजा में।
पूरा एसी लगा रहेगा ऑफिस में, अच्छा सा सोफा लगा रहेगा, एकदम पूरा एंजॉय करना, बढ़िया कुर्सी रहेगा गोल गोल घूमने वाला, और नहीं हो अगर जरूरत होगा तो 4 बार घूम लेना। हाँ। अगर अभी अच्छा सा एसी खोजना है, पंखा खोजना है, कूलर चाहिए महाराज, अगर बेड बढ़िया चाहिए और पूरे दिन नींद मारिएगा तो याद रखिएगा आगे का जो जीवन होगा वो नर्क बना होगा। तो इसलिए अभी के जीवन में क्या करना, थोड़ा कष्ट सह लेना, आगे का तो मजा में बीतेगा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी में कौन सा निषेचन होता है? तो याद रखिएगा आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा? आंतरिक निषेचन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो भी आते हैं, अनावृत बीजी जो भी है, आवृत बीजी जो भी है, इनमें निषेचन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो याद रखिएगा आंतरिक निषेचन। ऑक्टोपस, आप लोग नाम भी सुने होंगे और देखे भी होंगे। जैसे हम लोगों में मैथुन अंग होते हैं, मैथुन अंग कहा जाता है जो हमारे जनन की क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्या करते हैं? मैथुन अंग उसको कहा जाता है जो हमारे जनन की क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा ऑक्टोपस में जनन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। इसमें पाया जाता है 8 भुजा। क्या पाया जाता है? 8 भुजा पाया जाता है, और इसी भुजा से ये क्या करते हैं? निषेचन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? इसी भुजा से ये क्या करते हैं? निषेचन की क्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा ऑक्टोपस में कितने भुजा? 8 भुजा। ऑक्टोपस में कोई मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं, और ये उसी भुजा के सहायता से क्या करते हैं? निषेचन की क्रिया करते हैं। भ्रूणोद्भव के आधार पर 2 प्रकार के जंतु होते हैं, एक अंड प्रजक, एक सजीव प्रजक। याद रखिएगा सरीसृप और पक्षी वर्ग, सरीसृप और पक्षी वर्ग में जो भी आते हैं वो क्या होते हैं? अंड प्रजक। और सजीव प्रजक हमारे आसपास जो भी बड़े जंतु दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? सजीव प्रजक। सरीसृप वर्ग उसको कहा जाता है जो रेंगता है। क्या करता है? रेंगता। आप आसपास जिस जिस चीज को रेंगते देखेंगे याद रखिएगा वो अंड प्रजक होंगे। जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये क्या है? अंड प्रजक है। क्या है? अंड प्रजक। याद रखिएगा ये क्या करते हैं? अंडे को देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। पक्षी जितने भी आते हैं सभी क्या करते हैं? अंडे को देते हैं। क्या करते हैं? अंडे को देते हैं। मगरमच्छ वाला कंफ्यूज हो गए क्या? आए मगरमच्छ वाला वो है। हाँ, याद रखिएगा मगरमच्छ क्या भी वो भी अंडा ही देता। पक्षी ये दोनों अंडे देते हैं, और इनका जो भ्रूण होता है वो कैल्शियम युक्त कवच के अंदर बंद रहते हैं। कौन रहते हैं? कैल्शियम युक्त कवच के अंदर बंद रहते हैं। जैसे आप लोग मुर्गी का अंडा खाते होंगे तो मुर्गी के अंडे का ऊपरी भाग क्या होता है? वो किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। और उसके अंदर जो पीला भाग रहता है उसको कहा जाता है योग। क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। क्या? योग। याद रखिएगा उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। किसमें? अंडे के पीले वाले भाग में क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो इनका जो है, इनके बच्चों की जीने की संभावना क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये अंडे में रहते हैं। ये अंडा देकर कहीं गए, दूसरा जीव आकर इसके अंडे को क्या किया? खा गया, या वो जो कैल्शियम युक्त कवच है उसको फोड़ दिया, तो इसके जीने की संभावना क्या होती है? कम होती है। आपसे पूछा जाएगा सजीव प्रजक का उदाहरण, तो गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, और हम लोग भी आते हैं किसमें? सजीव प्रजक के अंतर्गत ही आते हैं। किसमें आते हैं? सजीव प्रजक के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फल और बीज को सुरक्षा कौन देता है, तो याद रखिएगा पेरिकार्प। क्या? पेरिकार्प, या इसी को कहा जाता है क्या? फल भित्ति। क्या कहा जाता है? फल भित्ति। ये क्या करता है? फल और बीज को सुरक्षा देता है। क्या करता है? फल और बीज को सुरक्षा देता है। आपसे पूछा जाएगा सिफा
और साइकन में जनन की कौन सी विधि होती है? सिपा, ये जो सिपा और साइकन है इसमें जनन की कौन सी विधि होती है? तो याद रखिएगा मुकुलन। कौन सी? मुकुलन विधि होती है। किसमें? सिपा और साइकन में मुकुलन विधि होती है। कवक में लैंगिक जनन के लिए लैंगिक जनन 3 तरीके से होते हैं। शल बीजाणु, कोनिडिया, अचल बीजाणु। याद रखना है कि कवक में जो है जो लैंगिक जनन है, कवक में लैंगिक जनन कितने तरीके से होते हैं? तो याद रखिएगा 3 तरीके से। पहला चल बीजाणु, दूसरा कोनिडिया, तीसरा अचल बीजाणु। चल बीजाणु किसमें होता है? तो शैवाल, कवक के कुछ प्रजाति और याद रखिएगा विषाणु। इन तीनों में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा चल बीजाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चल बीजाणु। कोनिडिया किसमें? पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में क्या पाया जाता है? कोनिडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोनिडिया पाया जाता है। और चल बीजाणु किसमें? राइजोपस और म्यूकर में। किसमें? राइजोपस और म्यूकर में क्या पाया जाता है? अचल बीजाणु। याद रखिएगा शैवाल में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन। कितने तरीके से? 3 तरीके से। चल बीजाणु, कोनिडिया, अचल बीजाणु। चल बीजाणु में क्या? शैवाल, कवक, विषाणु ये मुख्यतः आते हैं। कोनिडिया पेनिसिलियम में और अचल बीजाणु किसमें? राइजोपस और म्यूकर में। आगे दिया गया है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो याद रखिएगा सूक्ष्म प्रजनन जो है वो किसमें संभव है? तो अलैंगिक जनन में। किसमें? अलैंगिक जनन में। आपसे पूछा जाएगा कि जनन की क्रिया जब एकल जनक के द्वारा होती है, जनन की क्रिया जब क्या होती है? एकल जनक से होती है, तब उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं उसे? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। लगभग जो है वो सारा वस्तुनिष्ठ करा दिया गया है। तो आज जितने भी वस्तुनिष्ठ कराए गए, आप लोग क्या अगर लिखना चाहते हैं तो उसे क्या किया जाएगा? पोस्ट के माध्यम से पोस्ट कर दिया जाएगा। आप वहां से लिख सकते हैं। और जब जब रिवीजन करने की बात हो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। और जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ करवाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक का भी इसी में प्रश्न है और आपकी किताब का भी इसी में प्रश्न है। एक अध्याय से जो भी वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे लगभग इस सारे वस्तुनिष्ठ से मिल जाएंगे। तो आज का सभा जो है यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।